हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन से टॉपिक पर थे? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, वो फिनिश कराया था लास्ट क्लास में, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज हो गया था। उससे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज भी हो गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज, तुम लोगों ने मॉड्यूल स्टार्ट किया सॉल्व करना? मॉड्यूल किया? भूलने लग जाओगे जो पढ़ा है, इसलिए स्टार्ट करो उसको, ठीक है? आज से ही, ठीक है? क्योंकि 3 या 4 क्लासेस हो चुके हैं तुम्हारे, तो बहुत सिलेबस हो चुका है, तो स्टार्ट द मॉड्यूल फ्रॉम टुडे ओनली। हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दिए थे मैंने सर्किट्स के। आई थिंक टुडे वी विल स्टार्ट विद मीटर ब्रिज। हेडिंग डालो, मीटर ब्रिज। Write down. It is a device based on. It is a device based on the principle of Wheatstone bridge. It is a device based on the principle of Wheatstone bridge. Okay, we can use it. We can use it to calculate the value of an unknown resistance. We can use it to calculate the value of an unknown resistance. Okay. Usually the length of the wire, usually the length of the wire used here is 1 meter. But the device will work even if we change that length. Even if we change that length and make appropriate changes in our formula. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, its working involves use of galvanometer. Galvanometer, okay? इसको हम, ये इसका सिंबल होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? ठीक है, इट्स वर्किंग इन्वॉल्व्स galvanometer, which is a device that shows deflection, even if a very small current flows through it. Even if a very small current flows through it. Okay.
galvanometer is a device which shows small deflection, which shows deflection even if a small amount of current flows through it. Actually ये ऐसा दिखता है, कुछ एक छोटा सा डायल होगा और उसके अंदर उसमें इनपुट आउटपुट वायरिंग रहेगी. अगर करंट फ्लो करता है तो देयर इज अ नीडल कनेक्टेड, ओके, और ये डिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम इट्स मिनिमम पोजीशन टू इट्स मैक्सिमम पोजीशन. अगर करंट फ्लो करेगा तो इट विल डिफ्लेक्ट एंड रीच सम अदर वैल्यू, इस तरीके से. ठीक है, इसकी वर्किंग आगे पढ़ेंगे हम. फॉर नाउ यू नीड टू नो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच शोज सम डिफ्लेक्शन इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, इसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होती है, यूजुअली इट इज वेरी स्मॉल. ठीक है, इसकी छोटी सी कुछ रेजिस्टेंस भी होती है ऑफ कोर्स. ठीक है, नाउ दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज. वी हैव अ बैटरी ईएमएफ सोर्स हियर. ठीक है, एंड वी हैव वन नोन रेजिस्टेंस. इसकी जगह ठीक है, दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस. ठीक है, नोन रेजिस्टेंस की जगह वी कैन यूज अ रेजिस्टेंस बॉक्स. ओके, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर सकते हैं या रियोस्टैट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, या एक सिंपली एक रेजिस्टेंस R2 जिसकी वैल्यू मुझे बताओ. रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रियोस्टैट्स आर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट जिनकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं. रियोस्टैट आपने शायद लैब में देखा भी होगा, उसका स्लाइडर को मूव करो तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है. द कंसेप्ट इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस शुड बी नोन. इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एंड वी हैव अ वायर एंड वन अदर रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता है, अननोन, then using this device we can calculate the value of this. Okay, ठीक है. Now how do we do that? ठीक है, how do we do that? If you look at it carefully, it is exactly like a Wheatstone bridge. Why? Because this is a point where three resistance are meeting, 1, 2 and 3. Similarly, this is also a point. तो ये दोनों नोड्स हो गए, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. ओके, तो आफ्टर आई स्विच दिस ऑन, यहाँ पर एक स्विच है, मैंने इसको स्विच ऑन किया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हो सकता है, उसमें से कुछ करंट फ्लो करे. कब करंट फ्लो नहीं करेगा? व्हेन दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. देखो ध्यान से, दिस R is basically your R1. ठीक है, this is R2. Now this part of the wire is a resistance R3 and the second part of the wire is a resistance R4. So basically it is exactly like R1, R2, R3 and R4. समझ में आ रही है बात? बस बीच में एक रेजिस्टेंस की जगह मैंने क्या लगा दिया है? गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर की भी अपनी कुछ रेजिस्टेंस है. ठीक है, नाउ द ट्रिक इज इफ एंड ओनली इफ R1 by R2 becomes equal to R3 by R4. If this happens, then no current will flow through the galvanometer. ये क्लियर है सबको? व्हीटस्टोन में पढ़ाया था कि अगर R1 by R2 equals to R3 by R4 होता है तो गैल्वेनोमीटर becomes useless. Useless का मतलब है यहाँ पर we will take the reading when there is no current in the galvanometer. समझ में? अच्छा. And this thing, ये जो मैंने arrow बनाया है, this is a key which can slide over the wire. Okay, so we have the authority to move this key from this point to this point. और जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं? R3 और R4 को छोटा बड़ा कर रहा हूं. तो आई एम चेंजिंग दिस रेशियो. समझ में आती है बात? ये फिर से बता रहा हूं, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो करेगा व्हेन R1 by R2 equals to R3 by R4. We have a slider key over here which can slide along this whole wire.
जब मैं इसको बहुत क्लोज टू फर्स्ट पॉइंट ले जाऊंगा, फर्स्ट नोड ले जाऊंगा, पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ. When I take it close to A, R3 is very small. When I take it close to B, R4 is very small. ठीक है. अब जब इसको मैं पीछे की तरफ मूव करूंगा तो R3 छोटा होता जाएगा. कितना छोटा हो सकता है R3? मैक्सिमम. बहुत क्लोज ले गया तो 0. तो 0 अपॉन पूरी वैल्यू R4 की हो जाएगी. कितना आया? 0. तो दिस रेशियो कैन रीच द वैल्यू ऑफ 0. मतलब इट कैन टेक वेरी स्मॉल वैल्यूज. एज वेल एज जब मैं इसको राइट साइड मूव करूंगा तो R3 इंक्रीज होता जाएगा और R4 कितना हो जाएगा? 0. तो एकदम एंड में अगर मूव कर दिया तो R3 की वैल्यू तो पूरी रेजिस्टेंस हो जाएगी और R4 हो जाएगा 0. एट दैट टाइम इट विल रीच. समझ में आ रही है बात? तो बाय मूविंग दिस की यू आर टेकिंग दिस रेशियो फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट. 0 टू इनफाइनाइट के बीच में ही कोई रेशियो होगा इनका. समझ रहे हो? तो आप एक की को मूव करने से सारे रेशियोज कवर कर लोगे. समझ में? अगर इस तरह का की का कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं हो तो R3 और R4 हमें दो अलग अलग रेजिस्टेंस लेने पड़ेंगे जो बार बार चेंज करने पड़ेंगे टू गेट इट बैलेंस्ड. और वो इतने ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू इट इजीली. समझ में आई बात? क्यों? ठीक है. तो when we move the key, R3 value of R3 and R4 changes, and as their value changes, the ratio R3 by R4 changes from 0 up to infinity. In between somewhere we are bound to get R1 by R2 equals to R3 by R4. और जिस पोजीशन पर भी ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है, R1 by R2 becomes R3 by R4, we will get the value of R1. क्यों? R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R3 into R2 upon R4. ठीक है. The problem still is R3 और R4 भी हमको नहीं पता. But these are two resistance, same वायर से बने हैं, सेम रेजिस्टिविटी हो गई. R की वैल्यू क्या होती है? रो L by A. सेम रेजिस्टिविटी, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया. R3 R4 के लिए बात कर रहा हूं. ठीक है. तो अगर इस टोटल की लेंथ L है, ओके, ठीक है, और इतने पार्ट की लेंथ X आती है, ठीक है, इट्स अ मीटर ब्रिज. यहां पर मार्किंग होंगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60. तो पूरे की लेंथ आपको पता है, इस पार्ट की लेंथ पता है. तो कैन आई से दैट R3 upon R4 would be equal to X upon L minus X. ये डिस्टेंस हुई L minus. समझ में आया या नहीं? क्या किया मैंने कि if both resistivity and cross section area are same, that means R is directly proportional to length of the wire, which means R3 by R4 will be equal to length of R3 divided by length of R4. Is this thing clear to everyone? पक्का? ठीक है. तो we can remove R3 by R4 with X upon L minus. This is how we calculate a unknown resistance using a meter bridge. ठीक है. इस रेशियो को देखो. X can go from 0 to L. जब X 0 हो जाएगा तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 0. और जब X L हो जाएगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? L upon 0 यानी infinity. So this ratio can take all the possible values from 0 to infinity. नेगेटिव नहीं ले सकता, लेकिन नेगेटिव होगी भी नहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू. ओके, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. तो इसको क्या ड्रॉ करना है आपको? Draw the diagram and write all this. Then I will tell you the theory about it. ठीक है. As we are using a ratio here, you should remember
रेशियो है लेंस का, तो if one of the length is in centimeter, the other one should also be placed in centimeter. तो कई बार होगा x की वैल्यू दी होगी 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो l की वैल्यू आपको 1 नहीं पुट करनी है, 100 पुट करनी है, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो बस बाकी तो एप्लीकेशन इज क्वाइट सिंपल। इस पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि एक रेजिस्टेंस लगाया उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कुछ आई, दूसरा लगाया उसके लिए कुछ और आई, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन। In a meter bridge, an unknown resistance gives a null point बोलते हैं इसको, बैलेंस पॉइंट को, ठीक है, null point because there is no current at this point in the galvanometer, ठीक है। In a meter bridge, an unknown resistance gives a null point at 30 centimeter. At 30 centimeter. If the rheostat has a resistance of 60 ohm, calculate the value of unknown resistance. Calculate the value of unknown resistance. ये A पार्ट है, बताओ इसको। बताओ, ये तो इससे आगे होगा आंसर। 25% R is equals to x upon L minus x into R2, ठीक है, यही करना था। x की वैल्यू कितनी थी? 30 upon 70, R2 कितना दिया है? 60। दिस इज, यही आया सबका। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये सबका आ गया ना आंसर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ द rheostat is now adjusted, if the rheostat is now adjusted so that its resistance becomes 90 ohm, so that its resistance becomes 90 ohm. What will be the position of new null point? What will be the position of new null point? फिर से एक बार फिगर ड्रॉ करना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है।
नॉट द कंप्लीट थिंग, जस्ट R1 R2 की अब क्या वैल्यू है। R1 तुमको पता है, अब R2 मैंने चेंज कर दिया, X तुमको फाइंड करना, समझ रहे हो? इन द नेक्स्ट वन R1 तो इतना ही है, इसको तो चेंज किया नहीं, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू चेंज कर दी, तो R1 would still be equal to X अपॉन, लेकिन अब X की एक नई वैल्यू आ जाएगी, L माइनस एक्स डैश इंटू R2, और R2 की भी एक नई वैल्यू होगी, ठीक है? तो R1 इज 180/7 इज इक्वल्स टू x डैश अपॉन 100 माइनस एक्स डैश इंटू R2, कितनी वैल्यू बताई मैंने? 30 90 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 माइनस 2x डैश इज इक्वल्स टू 7x डैश, x डैश इक्वल्स टू 200/9, अप्रोक्सीमेटली 22। ओके, ठीक है? तो सर्किट में अगर कुछ चेंज करोगे तो नल पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, बट अगर ये जो वायर है, अगर ये वायर है, इसकी विड्थ चेंज करें तो कुछ चेंज होगा? अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करें तो कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। अगर इसकी रेजिस्टिविटी चेंज करें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर याद करो, I told you resistor was directly proportional to rho L by A. रो दोनों के लिए सेम है, वो कैंसिल आउट होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों के लिए सेम है, तो वो भी कैंसिल होगा। नल पॉइंट कब चेंज होगा? जब आप ओवरऑल लेंथ वायर की चेंज करोगे। समझ आया? तो इसको नोट डाल के लिख लो। इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट या इन दिस एक्सपेरिमेंट, if we change the material of wire, ब्रैकेट में लिखना रेजिस्टिविटी चेंज करिए हमने, ठीक है? तो if we change the material of wire, ब्रैकेट में लिखो रेजिस्टिविटी, or we change the cross section area of wire, or we change the cross section area of wire, ब्रैकेट में लिखना thickness, then it will have no effect on the null point,
एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर। The resistance of resistance box is fixed at 100 ohms in a meter bridge experiment. The unknown resistance gives a null point. The unknown resistance R1 लिख लेना उसको नाम। The unknown resistance R1 gives a null point at 40 centimeters. At 40 centimeters. If we placed another unknown resistor in parallel with it, it क्या है यहाँ पर R1, in parallel with it is R1। पहले तो सोच के बताओ, अगर पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दिया तो नल पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सेम रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? R1 के पैरेलल में अगर एक रेजिस्टर लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर दोनों की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हमेशा डिक्रीज होगी, तो नल पॉइंट भी डिक्रीज होगी। समझ आया? तो क्या बोला मैंने? Parallel with R1, the null point shifts to the null point shifts to 30 centimeter. Okay? Calculate. पहला पार्ट हो गया R1, दूसरा पार्ट हो गया the unknown resistor। ठीक है? R1 जो आएगा it will be yes sir, R1 is 66.6 ohms and the unknown resistor is 600/33। ये है तुम लोगों का R1 तो चाहे हो गया 40/100 minus 40 into रेजिस्टेंस बॉक्स कितना है 100 ना, तो that is 4/6 into 100. This is 200/3. So yes, it is correct. ठीक है, 200/3 हो। अब मैंने क्या बोला है, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगा दिया, तो this thing converted to R1 तो था ही, साथ में एक और अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया R। रियोस्टैट अभी भी वैसा का वैसा ही है, ठीक है, 100 ओम का। एंड नाउ द नल पॉइंट हैज चेंज्ड टू कितनी वैल्यू? 30 एंड 70। इज दिस थिंग क्लियर? तो अब जो आएगा वो R1 और R का कॉम्बिनेशन से इट इज R2। वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू R2 या R डैश, जो भी आप इसको लिखना चाहो, ठीक है, क्योंकि R2 कई बार लोग उसको लिखते हैं, तो इसको लेट्स टेक R डैश। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 330/70 into 100। So this comes out to be 300/7। Okay, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कितनी है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 300/7। यहाँ पर I think I can write 1/R dash equals to 1/R1 plus 1/R। ये फाइंड आउट करना है, ये पता है, ये पता है। ओके, वैल्यू पुट कर दो। 7/300 इज इक्वल्स टू 3/200 प्लस 1/R। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 120। ये आ रहा है? बाकी लोग चेक करो, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके।
that is 600, that is 14 minus 9, 5 by 600, 120, yes 120. सबको आया समझ में ये क्वेश्चन? ठीक है, क्योंकि बेसिकली व्हीटस्टोन इज प्रीटी सिंपल, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट करके अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ कर सकते हैं, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर लगा दिया या सीरीज में एक और लगा दिया। ठीक है, एक लास्ट चीज ये और बचती है कि ये जो वायर की लेंथ है इट इज टेकन एज 100 सेंटीमीटर। ओके, बट ये जो इक्विपमेंट होता है उसमें एंड पॉइंट्स पर देयर आर कॉपर कॉन्टैक्ट्स इस शेप के। इफ यू गो टू द लैब मेक श्योर यू लुक एट इट वंस। ठीक है, यहाँ पर कॉपर कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। ठीक है, तो while doing practical we are basically ignoring those resistance। ठीक है, हम इनकी रेजिस्टेंस को काउंट में नहीं ले रहे। तो in some questions they are given as end corrections, समझ रहे हो, end corrections of end point। और वो कैसे end correction देते हैं? They will give you the end correction of end points are 2 centimeter and 3 centimeter। 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर देने का मतलब है वायर की ओवरऑल लेंथ इज नाउ 105 सेंटीमीटर। जो आपका x कैलकुलेट हो रहा है उसकी जगह आपको x प्लस 2 पुट करना चाहिए, और जो आपका l माइनस एक्स कैलकुलेट हो रहा है उसकी जगह l माइनस एक्स प्लस 3 पुट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी नोट डाल के लिख लो। ठीक है, मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। समटाइम्स नोट डाल के लिखो, समटाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ contact points, copper contact points लिख लेंगे। Sometimes the resistance of copper contact points at the end of meter bridge wire, at the end of meter bridge wire is not insignificant, is not insignificant hence their resistance are mentioned, hence their resistance are mentioned in terms of, hence their resistance are mentioned in terms of length of the wire itself। ओके, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी होगी, क्या दिया होगा? इनकी इक्विवेलेंट लेंथ, कि अगर इनकी जगह भी वायर होता तो कितने लेंथ का वायर होता। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो ये जो एंड करेक्शन है इनको आप डेल्टा R1 और डेल्टा R2 लिख सकते हो। दे विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ, डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2। तो एंड करंट करेक्शन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ। आपको अप्लाई करते टाइम क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? R इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा L1 अपॉन L माइनस एक्स प्लस डेल्टा L2 इंटू R2। समझ में आया? दोनों तरफ उतनी उतनी लेंथ मैंने ऐड कर दी। ओके, x में मैंने डेल्टा L1 ऐड कर दिया और L माइनस एक्स में मैंने डेल्टा L2 ऐड कर दिया। ओके, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास रहेंगे, फर्स्ट विल बी गैल्वेनोमीटर ऑफ कोर्स,
second is ammeter, third is voltmeter, and fourth is potentiometer. Okay, these are instruments used to calculate current as well as potential difference in devices, in circuits. Okay, इनके सिंबल रहेंगे गैल्वेनोमीटर का ये, एमीटर के लिए we will use this, वोल्टमीटर के लिए and potentiometer के लिए the symbol की जगह we will use its diagram. Okay, this diagram. आप सबको पता है बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़े हुए आपने 10th क्लास में, कहीं ना कहीं मतलब, ठीक है, 10th क्लास में। एमीटर क्या करता है? एमीटर मेजर्स करंट इन अ रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो वोल्टमीटर यूज करते हैं, करंट यूज कैलकुलेट करना है तो एमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? It also measures current but only up to a very small value. अगर गैल्वेनोमीटर में करंट ज्यादा जाएगा तो it will get damaged. Okay, so we have to ensure कि गैल्वेनोमीटर only has an access to a very small current. ठीक है, इसको IG से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग के लिए you will need to understand something that we have not studied here, that is force due to magnetic field. ठीक है, तो other than that I can teach you the working of all the others. ठीक है, तो एक assumptions आपको लेके चलना पड़ेगा, that is कि गैल्वेनोमीटर में जितना ज्यादा करंट जाता है उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन होता है। This theta represent deflection of its needle. उसमें करंट जितना ज्यादा जाएगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, जो उसकी निडल रहेगी वो अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट से, इट रीचेस द एंड पॉइंट, ठीक है, दैट विल बी डिनोटेड बाय IG. इट इज द करंट at which maximum deflection happens in a galvanometer. ठीक है, इससे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में अगर जाएगा तो इट्स स्प्रिंग विल गेट डैमेज, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, we have only this device that can measure current and we will use this device to build both the ammeter as well as voltmeter. Okay, तो पहले इनको लिख लिया आपने चारों को, just write these down. ठीक है, लिखो, इसमें अलग अलग डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, एक ही पैराग्राफ में आई एम गिविंग एन इंट्रोडक्शन टू ऑल थ्री, फर्स्ट थ्री, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज गैल्वेनोमीटर is an instrument that shows deflection even if a small amount of current is passed through it. Even if a small amount of current is passed through it. ठीक है, this deflection is directly proportional to the current passing
तो आई थिंक वी कैन राइट इट लाइक दिस, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड थीटा इज इक्वल्स टू के आई। इस के की वैल्यू मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिराइव करूंगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू के आई, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड आई जी, and Ig corresponds to, and इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो तो आई थिंक आ जाएगा समझ, ठीक है। Ig is the current at which maximum deflection happen in a galvanometer. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इफ वी नो the current at which a galvanometer shows full deflection, we can use it to construct an emitter or a voltmeter ठीक है। नोट डाल के लिखो नेक्स्ट लाइन में, आइडियली an emitter should have zero resistance. Because it is connected in series with a resistor. ठीक है, तो अगर ये सीरीज में लगा रहे हैं और इसकी कुछ भी रेजिस्टेंस हुई तो इस करंट को इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ईएमएफ सोर्स होगा, ठीक है। मान लो ईएमएफ सोर्स ई था, तो करंट कितना होना चाहिए? आइडियली आई इक्वल्स टू ई बाई आर, या चलो बैटरी की भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ई अपॉन आर प्लस आर। अगर इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी तो वी विल हैव टू मेक, समझ में आई बात? ठीक है, तो अगर एमीटर की कुछ रेजिस्टेंस होगी तो एज सुन एज वी कनेक्टेड इन द सर्किट इज नाउ डिस्टर्ब। समझ में आया? तो आइडियल एमीटर अगर कहीं लिखा है या कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ फिगर बना हुआ है, तो यू हैव टू टेक एमीटर एज इफ इट हैज जीरो रेजिस्टेंस। ओके, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में आइडियल या आइडियल एमीटर लिखा हुआ है तो इट्स रेजिस्टेंस हैज टू बी टेकन एज जीरो। ओके, बाकी का सर्किट एज इट इज, जैसा पहले वर्क कर रहा था वैसा ही अभी वर्क करता रहेगा। इसको ड्रॉ करो।
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ से। Similarly, an ideal voltmeter should have infinite resistance. Should have infinite resistance because it is connected in parallel with the resistor to calculate potential difference across it. ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, जो करंट है इट शुड बी E अपॉन R प्लस R, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, V इज इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R, विच इज E अपॉन R प्लस R इंटू R. ओके, दिस शुड बी द वैल्यू मेजर्ड बाय इट. पर जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, अब करंट के पास दो रास्ते हो गए टू पास, दिस एंड दिस. ठीक है, और दोनों में से ही करंट फ्लो करेगा प्रैक्टिकली. ठीक है, बट वी वांट दैट द वोल्टमीटर शुड नॉट डिस्टर्ब द सर्किट एट ऑल. इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अगर इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो करंट इसमें से बिल्कुल भी पास नहीं करेगा, सारा का सारा करंट आर रेजिस्टर में से पास करेगा. तो इन आइडियल कंडीशन द वोल्टमीटर शुड हैव अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ठीक है, इट डजंट हैपन, वो हम अभी आगे देखेंगे. बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ सिंबल बना हुआ है या आइडियल वोल्टमीटर लिखा है, तो यू हैव टू टेक इट्स रेजिस्टेंस एज इनफाइनाइट. गॉट इट? ठीक है, तो the reading will remain same if R of voltmeter is okay. Got it? ये तो हो गई आइडियल कंडीशंस. 90% क्वेश्चंस अगर इजी है तो आइडियल उसमें यूज होगा. ठीक है, जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है स्पेशली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर, उनमें वी विल टॉक अबाउट देयर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड देयर हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन यही लिखो. प्रैक्टिकली बोथ द एमीटर एज वेल एज वोल्टमीटर हैव फाइनाइट रेजिस्टेंस. Practically, both the emitter and the galvanometer have finite resistance
they are both constructed using a galvanometer. As they are both constructed using a galvanometer. Sir, can you repeat again? Practically, both the ammeter and voltmeter, have finite resistance. Because they are constructed using a galvanometer. ठीक है? कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ. This is very important. ठीक है? एमीटर की कंडीशन क्या है कि उसमें उसको करंट मेजर करना है और उसमें गैल्वेनोमीटर होगा. ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर. इसकी रेजिस्टेंस में G ही रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, कोई कंफ्यूजन ना हो तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G ओनली. और इसमें से मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है? Ig. ओके, तो गैल्वेनोमीटर जब फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तब इसमें कितना करंट जाना चाहिए? Ig. तो वी विल मेजर की फुल डिफ्लेक्शन पर हम मैक्सिमम इसमें से कितना करंट पास करा सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ शंट रेजिस्टेंस. ठीक है, शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने. ठीक है, ये पूरा जो है दिस इज होल थिंग इज एन एमीटर. Okay, an ammeter consists a galvanometer with a shunt resistance in parallel. ठीक है, the whole thing is a ammeter. कैसे वर्क करता है? एमीटर का काम क्या था? इस करंट को मेजर करना. करेक्ट, इस करंट को मेजर करना था, लेकिन मेजरिंग डिवाइस जो है उसमें करंट सिर्फ Ig जा सकता है. तो द ट्रिक शुड बी कि जो करंट इनकमिंग है, जितना भी बड़ा करंट है, उसमें से ऊपर की तरफ कितना जाए? Ig, और बाकी का करंट नीचे शंट रेजिस्टेंस से निकल जाए. तो सोच के बोलो, अगर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G है तो शंट रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन G और लेस देन G? अगर यहाँ 100 एम्पियर आ रहा है और यहाँ 1 मिली एम्पियर जा सकता है, तो बाकी का सारा करंट किधर से जाना चाहिए? नीचे से. समझ रहे हो? इसका मतलब इट शुड बी very less as compared to galvanometer की रेजिस्टेंस. समझ में आई बात? अगर ऐसा होगा तो जितना भी करंट आ रहा है उसका एक रेशियो, बहुत छोटा रेशियो ऊपर जाएगा और बहुत बड़ा रेशियो नीचे से जाएगा. समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये जब फुल डिफ्लेक्शन देगा Ig करंट पर, तो टेक्निकली इनकमिंग करंट कितना होगा? I. एंड इफ वी नो द रेशियो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I. समझ में आई बात? फिर से सुनो. Ig आपको पता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको पहले से पता था. यू हैव अ गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस पता है और जिसका मैक्सिमम करंट पता है. तो Ig पर गैल्वेनोमीटर विल गिव फुल डिफ्लेक्शन. ठीक है, और somehow you can relate this Ig with this I. Yes, you can, because technically both of them are in parallel, G and S. ठीक है, इसको याद रखना कि it is very S is. ठीक है, ठीक है. तो टेक्निकली दे आर इन पैरेलल. यहां पर अगर I करंट आ रहा था, इधर Ig क्या, तो इधर कितना है? I माइनस Ig. एज दे आर इन पैरेलल, तो I1 R1 should be equal to I2 R2. Is this clear? ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगी I is equals to Ig ब्रैकेट में G प्लस S डिवाइड बाई S. यस और नो? देख लो सब लोग. एक स्टेप मैंने मिस किया, देख लो. इसको ओपन किया, फिर Ig को उधर लेके गया, Ig G प्लस Ig इंटू S ब्रैकेट डिवाइड बाई S. तो इफ वी नो, विच वी ऑलरेडी डिड, द वैल्यू ऑफ करंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट द करंट
जिस पर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस कंडीशन में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ये डिवाइस हम खुद बनाते हैं, मतलब इस पर जो मार्किंग होनी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर IG की जगह मैं I मार्किंग कर दूंगा, और जब I करंट आएगा इट विल शो फुल डिफ्लेक्शन, और मुझे पता चल जाएगा कि द टोटल करंट इज I। समझ में आई बात। जब I का हाफ करंट होगा तो यहाँ पर हाफ डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर मैं I/2 मार्क कर दूंगा, 1/4 पर I/4 मार्क कर दूंगा, 3/4 पर 3I/4 मार्क कर दूंगा। समझ में आ रही है बात या नहीं। The galvanometer shows full deflection at IG. We found out at how much external current the current in galvanometer will be IG. कितना आ रहा है वो वैल्यू ये। तो now we can mark the galvanometer accordingly and calculate the incoming current using this. Is this thing clear to everyone? ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। द एक्सटर्नल करंट और इसमें करंट का रेशियो हमेशा G+S/S रहेगा। तो इन अ वे वी आर मेजरिंग IG बट वी आर मार्किंग एक्सटर्नल करंट I, क्योंकि मार्किंग करना तो हमारे हाथ में है, समझ रहे हो। गैल्वेनोमीटर के ऊपर मार्किंग करना तो हमारे हाथ में। तो हमारे पास एक डिवाइस थी जो IG पर फुल डिफ्लेक्शन देती, IG के हाफ पर हाफ डिफ्लेक्शन देती, IG के 1/4 पर 1/4 डिफ्लेक्शन देती। हमने IG के लिए एक्सटर्नल करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और मार्किंग अपने एक्सटर्नल करंट के अकॉर्डिंग कर दी। तो नाउ दिस गैल्वेनोमीटर बिहेव्स लाइक अ एमीटर दैट कैन मेजर करंट फ्रॉम 0 टू दिस वैल्यू I. Is this thing clear to everyone? Otherwise ask me again. All the batches. If it is unclear to you, ask me again. It's an important concept. How to construct ammeter using a galvanometer. ठीक है, इसको नोट डाउन करो, किसी को डाउट है Sir, बोलो। how did you get the relation IG is equal to I minus This is IG easy or actually minus IG? because both this galvanometer and shunt resistance, they are in parallel with each other. So all I did was V1 equals to V2. Okay, as they are in parallel, V1 will be equal to V2. V1 क्या होगा I1 R1, I1 R1, V2 क्या होगा I2 R2। बस इतना क्या है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लिया सबने? आई विल रिमूव इट अगेन, आई विल रीड्रॉ इट, ठीक है। तब फिर से एक्सप्लेन करो, ठीक है। ये कर लिया सबने ड्रॉ, ठीक है। सो आवर ऑब्जेक्टिव वाज दैट वी हैव अ वायर, उसमें कुछ करंट I फ्लो कर रहा है। Our objective is to calculate the value of I. We right now have a small device called galvanometer. It shows full deflection at a very small current called IG. अगर इसमें से I करंट फ्लो किया तो फुल डिफ्लेक्शन के बाद और कहाँ जाएगी सुई? नहीं जा सकती, और तो टूट जाएगी, मतलब बेसिकली इट विल गेट फ्राइड अगर इसको इतने ज्यादा करंट से लगा दिया। तो वी कैन नॉट डायरेक्टली अटैच इट विद I करंट, but we can do is I को we can break into sub parts. Okay, शंट रेजिस्टेंस एक लगा के I को ऐसे ब्रेक करें कि ऊपर कितना जाए सिर्फ IG और नीचे कितना जाए I minus IG. Okay, so now for IG current, the current that is coming in the circuit is something greater than IG. In fact, it is much greater than IG. ठीक है? Now all we need to know is कि IG की वैल्यू अगर 10 है तो I की वैल्यू कितनी होगी? समझ रहे हो? अगर हमको ये रिलेशन मिल जाए कि जब ये गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, यहाँ करंट IG आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू I कितनी है? क्योंकि अगर ये पता चल गया तो जब IG/2 इसमें आएगा तो यहाँ I/2 होगा, जब IG/3 आएगा तो ये 1/3 डिफ्लेक्शन देगा, तब यहाँ भी I/3 होगा। तो in order to measure a large current, we are breaking it into two subparts, one of which is pretty small. Okay, and we know that we have a device that will give full deflection when this small current is passed through it.
So if we have the ratio of Ig and I, we can every time calculate the value of I just looking at the value of current in galvanometer. समझ में आई बात? तो करंट इन गैल्वेनोमीटर अगर पता चल जाता है तो हम उसकी हेल्प से आई कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो. ठीक है, why are we doing this? Yes. How do you know that the current passing through galvanometer is very small? बेटा क्या पूछ रहे हो, फिर से सोचो जरा एक बार. ठीक है, दिस इज अ रिवर. ठीक है, ठीक है, यू वांट टू मेजर इट्स रेट फ्लो. ठीक है, बट एग्जैक्ट रेट फ्लो कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू स्टैंड हियर एंड यू नीड टू हैव अ बॉटल इन योर हैंड, और उसको आप इसमें डुबोगे और देखोगे कितने टाइम में वो फिल हो जाती है. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, यू हैव अ डिवाइस दैट कैन मेजर रेट फ्लो ऑफ रिवर, but it is not possible to use this bottle going into the middle of river. It is pretty risky for you. So what is the other best way that you can apply here? River का use क्यों करते हैं हम? For irrigation purposes and everything. So we make a very small tube type canal. ये बहुत easily बना सकते हो आप, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एक कैनाल छोटी सी डिग करके. ठीक है, अब somehow आपको पता है कि रिवर में अगर 100 लीटर्स वाटर फ्लो करता है पर सेकेंड, तो इसमें से इसकी और इसकी रेजिस्टेंस का रेशियो पता है आपको. यहाँ कितना जाएगा 90 और यहाँ जाएगा 10. ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी बॉटल फिट करोगे एंड मेजर द फ्लो इन दिस स्मॉल पाइप, और उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको 100/10 से. गेटिंग माई पॉइंट? That is the exact thing we are doing over here. We are measuring the current in this galvanometer and we are multiplying it with the ratio so that we get the value of I. समझ में आया सबके? How do we get to that ratio? Because we know that galvanometer and shunt resistance are in parallel. So Ig into G is equals to I minus Ig into S. ठीक है, V1 I1 R1 equals to I2 R2. This gives me Ig into G plus Ig into S is equals to I into S. This gives me I upon Ig is equals to G plus S upon S. S को जितना छोटा करते जाओगे ये रेशियो उतना बड़ा होता जाएगा. मतलब S को जितना छोटा करोगे उतना बड़ा एक्सटर्नल करंट आप मेजर कर सकते हो. शंट रेजिस्टेंस को छोटा करते जाओ, एक्सटर्नल जितना ज्यादा आपको करंट मेजर करना है वो मेजर कर सकते हो. नाउ यू हैव I इक्वल्स टू G प्लस S अपॉन S इंटू Ig. तो गैल्वेनोमीटर दैट कैन ओनली मेजर करंट अप टू हियर कैन बी यूज्ड टू मेजर मैक्सिमम करंट अप टू दिस वैल्यू. ओके, ठीक है. और ये रेशियो आपसे पूछा जाएगा या फिर मोस्टली शंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है. कभी कभी शंट रेजिस्टेंस गिवन होता है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस पूछा जाता है. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर. गॉट इट एवरीवन? ओके, ठीक है. आप देख सकते हो हमेशा इसमें आईजी करंट आना जरूरी नहीं है. अगर करंट कम होगा बाहर तो आईजी अपने आप कम हो जाएगा. कम हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम से कम मिलेगा. बट उसी रेशियो में कम होगा तो हम अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर आई मार्क करते हैं तो हाफ डिफ्लेक्शन पर I/2 मार्क कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स टेक सम प्रैक्टिकल वैल्यूज ओवर हियर. ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यूज में मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम ले लेते हैं. इट इज स्टिल अ स्मॉल वैल्यू. ठीक है, 1 ओम. एंड इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है Ig is equals to 10 मिली एम्पियर. ओके, 10 मिली एम्पियर इसमें से करंट अलाउड है फ्लो करना. ठीक है, अब मैंने यहां पर एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया S. इसकी रेजिस्टेंस है
5 milliohm. Okay, it's pretty small. Now can you tell me कितना करंट फ्लो करने पर गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन आएगा? कैन यू टेल मी दिस? थिंक अबाउट इट. कितना एक्सटर्नल करंट आएगा तब गैल्वेनोमीटर विल गिव यू फुल डिफ्लेक्शन? इट गिव्स यू अ फुल डिफ्लेक्शन एट दिस करंट, बट हाउ मच एक्सटर्नल करंट शुड बी देयर सो दैट इट विल गिव यू फुल डिफ्लेक्शन? क्योंकि जब इसकी मार्किंग करनी होगी तो यू हैव टू मार्क दैट करंट वैल्यू हियर ओनली. ठीक है, बताओ I की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ I गैल्वेनोमीटर विल गिव यू फुल डिफ्लेक्शन? ठीक है, देखो I की वैल्यू 10, तो IG इंटू G इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S. ठीक है, IG कितना है? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, G इज 1 इज इक्वल्स टू I माइनस IG. ये 1 माइनस 0.01 होगा, 1 एम्पियर माइनस 10 मिली एम्पियर, दैट इज 0.01 इंटू S. S इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस. बताओ कैलकुलेट करके इसको. तो जब करंट की वैल्यू 2.01 एम्पियर होगी तब गैल्वेनोमीटर विल गिव यू फुल डिफ्लेक्शन. मींस इफ इट इज नेम्ड एन एमीटर it can measure up to a current of 2.01 एम्पियर. This whole thing is basically the ammeter. तो एमीटर ये पूरा होता है, डायल वही यूज होता है जो गैल्वेनोमीटर का होता है. ठीक है, नेक्स्ट इसी का, इसको एग्जांपल करके लिख लेना. ठीक, एग्जांपल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ I गैल्वेनोमीटर विल गिव यू फुल डिफ्लेक्शन. ये पार्ट ये हो गया. ठीक है, बी पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ I गैल्वेनोमीटर विल गिव यू शो हाफ डिफ्लेक्शन कब शो करेगा गैल्वेनोमीटर? जब उसमें से कितना करंट जाए? Ig/2. Ig/2. तो आप फिर से कैलकुलेट करो. I इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बना था हमारा? Ig इंटू G प्लस S अपॉन S. ठीक है, अगर हाफ डिफ्लेक्शन शो करना है तो Ig की जगह क्या पुट करोगे? Ig/2. दैट विल बी 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू G प्लस S 1 प्लस. जब इसको आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ अजम्पशंस. ठीक है, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम में तो 1.005 को मैं 1 लेके सॉल्व करूंगा कैलकुलेशंस, बाद में मार्क करूंगा करेक्ट आंसर. समझ? तो अपॉन S इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस. ठीक है, दिस एग्जाम्पल वाज जस्ट टू शो यू दैट अगर इनकमिंग करंट चेंज होगा तो करंट गोइंग इन गैल्वेनोमीटर विल आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली.
तो अगर गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन एक करंट पे दे रहा है तो हाफ उसके आधे पर देगा, क्वार्टर उसके 1/4 करंट, which means if we can calculate the maximum current correctly, we can calculate the half current also correctly, 1/4, 1/10 also correctly. ठीक है, इस तरह से नहीं आते क्वेश्चंस, यूजुअली आते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ एमीटर। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, इसको हो गया ये लिख लो, बताओ। ओके, क्वेश्चन लिखो एक। A galvanometer of internal resistance 5 ohm shows full deflection at 2 milliampere current. Shows full deflection at 2 milliampere current. If we want to construct an emitter, that can measure current up to 50 ampere, that can Sir, repeat. a galvanometer of resistance 5 ohm, a galvanometer of resistance 5 ohm shows full deflection at 2 milliampere. If we want to construct an emitter, that can measure current up to 50 ampere, then what is the resistance of the shunt? If the resistance of galvanometer is, दे दिया मैंने, sorry, ठीक है, then what is the required resistance of the shunt? बस। Sir, Yes. is it approximately 20.4 milliohms? है तुम लोगों को? 0.2 नहीं, या नहीं? क्या फॉर्मूला है? I is equals to किसी को यूज किया या इनिशियल वाला को भी यूज कर सकते हो? वो क्या लिखा था मैंने? IG into G is equals to I minus IG into, बस ये एक ही बात है।
इससे इजी पड़ेगा, इससे इजी पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, IG की क्या वैल्यू दिया मैंने? 2 इंटू 10⁻⁻3। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 5 ओम डिवाइड बाई I। मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना है? 50 माइनस IG तो मैं करूँगा ही, ठीक है, इज इक्वल्स टू S। माइनस IG क्यों नहीं किया? क्योंकि -0.002 इट विल नॉट चेंज द कैलकुलेशन साइकिल, ठीक है। तो बस इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ एंड दिस विल गिव मी 2 इंटू 10⁻⁻4 ओम, ठीक है, दैट इज 0.2 मिली ओम। क्लियर टू एवरीवन? हो गया सबसे? एक और क्वेश्चन कर दो इसको। Instead of trying to remember this, okay, please, instead of trying to rectification this, ठीक है, you have to remember shunt resistance and galvanometer. Okay, the objective is to calculate this current. This is from what you can use here. Here it will be I minus. इसको याद रखना, ठीक है, सर्किट को। Next question is a shunt resistance of 5 milli ohm is used to construct an emitter. A shunt resistance of 5 milli ohm is used to construct an emitter of range 0 to 100 ampere. Of range 0 to 100 ampere. If the galvanometer shows full deflection at 20 milliampere current, calculate its resistance. Please draw the circuit once by yourself. Only then you will remember it. कितना है आंसर? 25. समझ में आया कंसेप्ट?
डन एवरीवन? क्या क्या गिवन था इस बार? मैक्सिमम करंट जो मेजर करना है वो परमिटेड मैक्सिमम शंट रेजिस्टेंस भी गिवन था. ओके, तो जी कैलकुलेट करना था. क्या आंसर आया? 25 ओम. सबका है ये आंसर? गुड. ठीक है. अच्छा, कोई पूछ ले अगर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर, तो क्या आंसर दोगे? बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉर्म्ड एमीटर? What is the net resistance of the formed emitter? G की वैल्यू 25 आई. S की वैल्यू कितनी दी हुई थी मैंने? 5 ओम. 5 मिलियो. 5 into 10 is power minus 3. What will be the net resistance? कौन बताएगा? Sir, Yes. फॉर्मूला बताओ मुझे. 4.17 फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? 1/5 parallel connection. These two are two resistors in parallel. That is it. ठीक है. रेजिस्टेंस कितनी होगी? SG upon S plus G आई थी. This came from R1 R2 upon R1 plus R2. That is for parallel. Approximately इसके बहुत क्लोज आएगा आंसर. ठीक है. तो आप देख के इसके क्लोज अगर कोई ऑप्शन है इससे छोटा होगा लेकिन तो वो मार्क कर सकते हो. ठीक है. अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट. उससे वही आ जाएगा. Okay, ammeter is done. The next one is construction of voltmeter. Okay. मॉड्यूल है तुम्हारे पास? TRE या TER? I think दोनों करेक्ट कर सकते हैं. मीटर की स्पेलिंग METRE METR दोनों कर सकते हैं. Okay, तो वोल्ट मीटर का क्या जॉब है? इस जॉब इज टू कैलकुलेट पोटेंशियल. ठीक है. एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, उसमें हाई करंट फ्लो कर रहा हो. ठीक है. तो इफ वी कनेक्ट अप वोल्ट मीटर, इट शुड गिव अस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. करेक्ट. नाउ अगर आइडियल वोल्ट मीटर हो, मतलब इसमें से कोई करंट इसमें ना जाए, तो टेक्निकली वो पोटेंशियल कैलकुलेट ही नहीं कर सकता. कैलकुलेट करने के लिए उसको एक थोड़ा सा करंट यहाँ से अपने अंदर लेना होगा. ठीक है. तो थोड़ा सा करंट अगर लेना है तो वोल्ट मीटर के कंस्ट्रक्शन में समझो, दिस इज योर वोल्ट मीटर. ठीक है. वी ओनली हैव वन डिवाइस दैट मेजर्स करंट. इट इज गैल्वेनोमीटर. समहाउ गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? कि ये जो इनकमिंग करंट है इसमें से थोड़ा सा IG करंट आए यहाँ पर. ठीक है. जितना कम आए उतना अच्छा, उतना हम सर्किट को कम डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो कम रेजिस्टर करंट आने की एक तो जरूरत है, कम ही आए क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए. तो व्हाट शुड वी डू?
we should connect a shunt resistance with this, but this time shunt has to be very big. The resistance of shunt has to be huge. Infinity होनी चाहिए ideally, पर infinite resistance नहीं होते हमारे पास, ठीक है? But it should be something of very high resistance, ताकि यहाँ पर अगर I करंट आ रहा है तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होके इधर करंट सिर्फ कितना है, I into G, IG. ओके? तो इस केस में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स जो मुझे कैलकुलेट करना था V की वैल्यू मैं दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं. आइदर आई कैन राइट इट एज IG into G plus S और I can write it as I minus IG into R. ठीक है? ठीक है? The better way of doing it would be this. Definitely. ठीक है? तो if a galvanometer gives a full deflection at value IG, it can measure a voltage of this much value. समझ रहे हो बात को? If a galvanometer gives a full deflection at current IG, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए. यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ब्रांचेस से कैलकुलेट कर सकते थे. I chose to calculate it using this branch. Its current is IG, its net resistance is G plus S. तो voltage V is equals to IR. ओके? I मुझे पता होगा क्योंकि मुझे गैल्वेनोमीटर के बारे में पता है पहले से. उसकी रेजिस्टेंस पता है. अब मुझे कितना बड़ा वोल्टेज कैलकुलेट करना है, मेजर करने का मन है, उस हिसाब से मैं शंट रेजिस्टेंस को उतना बड़ा प्लेस करूंगा. समझ रहे हो? तो a simple galvanometer can be used to measure huge voltages if we use a big enough resistor, shunt resistor here. Okay? तो वोल्टेज की रीडिंग तो एक्चुअली बहुत ही इजी हो गई. ठीक है? तो लिख लो, इसको ड्रॉ करो, उसके बाद लिखाता हूँ. ठीक है? ये समझना इस बात को, जैसे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया रीडिंग थोड़ी सी गलत हो गई क्योंकि पहले रजिस्टर में टोटल करंट I जा रहा था, अब I माइनस IG जाएगा. तो we try to keep IG as low as possible, but yes, as soon as you connect a voltmeter, the reading will be slightly wrong as that of before. Yes. सर आपने बोला कि आइडियली जो वोल्टमीटर रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए. हाँ, बट अगर इनफाइनाइट होगा तो यहाँ से कोई करंट ऊपर जाएगा नहीं. तो आइडियल चीजें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती. दिस इज समथिंग आई वाज टेलिंग. सर पर अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वो आइडियल केस में तो हम उससे पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे कि आईडी जीरो है. हाँ, तो ऐसा होता नहीं है कि मैं बोल ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में. कभी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला होगा नहीं वोल्टेज. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? बीच में ब्रेक कर दो सर्किट को, हो गया. अब ये क्यों मेजर करेगा? कुछ भी करंट उसमें नहीं जाएगा. समझ रहे हो? तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता नहीं है. आइडियल वोल्टमीटर लिखा है तो यू हैव टू अज्यूम इट ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. और फिर उसमें दिमाग मत लगाना कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो मेजर कैसे कर रहा है. यू जस्ट अज्यूम डेट ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ताकि उसमें कोई करंट नहीं जाएगा. सारा का सारा करंट इसमें जाएगा. ठीक है? उसकी रीडिंग क्या होगी? टोटल I इंटू टोटल R. ओके? ठीक है? इसको ऐसे समझ लो, दिस इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू R while we are using it to measure approximately IR. हमारा ऑब्जेक्टिव was to calculate IR. ठीक है? तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि IG बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू नेट करंट के, तो इट इज गिविंग यू द राइट वैल्यू IR. टेक्निकली इट विल नॉट गिव यू द राइट वैल्यू IR. IR की वैल्यू तब आएगी करेक्ट जब IG कितना हो जाए? 0 हो जाए. लेकिन अगर 0 हो गया तो मेजर कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ही जो नहीं करेगा. समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट वी नीडेड टू मेजर. दिस इज व्हाट वी डिड. वी गॉट अ स्लाइटली लेस वैल्यू, बट उतना हम लेके चलते हैं परसेंटेज एरर की. हाँ, इतना हो सकता है.
ठीक है, तो ठीक है, लिखो इसमें a voltmeter is constructed a voltmeter is constructed by connecting a shunt resistor by connecting a shunt resistor in series with a galvanometer next line में लिखो, we need to keep the resistance of shunt very high. We need to keep the resistance of shunt very high so that the current passing through galvanometer remains very low. So that the current passing through galvanometer remains very low. Okay, the maximum potential difference that can be measured, the maximum potential difference that can be measured will be given by the formula. ठीक है, maximum potential difference that can be measured will be given by this formula. तो इस बार हम गैल्वेनोमीटर में पहले V की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर क्या मार्क करेंगे, V. हाफ डिफ्लेक्शन पर क्या मार्क करेंगे, V/2. ठीक है, 1/4 पर V/4 एंड सो ऑन, इस तरह से मार्किंग कर देंगे. ठीक है, तो IG की वैल्यू चेंज होती रहेगी. इसका रिजल्टेंट ये एक्चुअली मूव अभी भी IG की वजह से कर रहे हैं, बट वी आर टेकिंग अ रीडिंग ऑफ V. समझ में आया? ठीक है, द डिफ्लेक्शन इज स्टिल कॉज्ड बाय द स्मॉल वैल्यू ऑफ IG, बट हमने इसकी पेरीफेरी पे मार्किंग किसकी कर रखी है, पोटेंशियल की, और वो हम ऑटोमेटिकली पहले ही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या वैल्यू आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क करेंगे. और इस तरीके से वी कन्वर्टेड अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर इज बेसिकली गैल्वेनोमीटर प्लस अ शंट रेजिस्टेंस. दिस होल थिंग इज अ वोल्टमीटर. गॉट इट एवरीवन? ठीक है, क्वेश्चन लिखो. What should be the resistance of a shunt? What should be the resistance of a shunt that is used to construct a voltmeter? That is used to construct a voltmeter of range 0 to 500 volts, of range 0 to 500 volts, using a galvanometer of resistance 5 ohm, using a galvanometer of resistance 5 ohm, that gives full deflection at 40 milliampere current. 40 milliampere current. So can you repeat again?
कहाँ से बेटा? So starting. What should be the resistance of a shunt? What should be the resistance of a shunt that is used to construct a voltmeter? That is used to construct a voltmeter of range 0 to 500 volts. Of range 0 to 500 volts using a galvanometer of resistance 5 ohm. Using a galvanometer of resistance 5 ohm that gives full deflection at 40 milliampere current. That gives full deflection at 40 milliampere current. Sir, 12,545 ohms. Correct. कुछ तो ऐसे ही आएगा 45, 95 495 है. ठीक है. आई थिंक दिस वन इज सिंपल है ना. अपने खुद के अक्रॉस से उसको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. अपना करंट को कैलकुलेट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों की रेजिस्टेंस से आ जाएगा पोटेंशियल. ठीक है. वो तो करंट ही मेजर कर रहा है गैल्वेनोमीटर, आपने पोटेंशियल की वैल्यू मार्क कर दी. ठीक है, कैलकुलेट करके. ठीक है. पोटेंशियल कितना कैलकुलेट करना था? 0 to 500 ना. तो 500 के लिए IG की वैल्यू मैक्सिमम कितनी बताइए? 40 into 10 raised to power -3 और G कितना दिया हुआ है? 5 ohm. S कैलकुलेट करना है. This is pretty simple. 5 lakh by 40, 50,000 by 4, 12,500 minus 5 equals to S. ठीक है. S equals to 12495. क्या है? Okay. Okay. ठीक है. टफ क्वेश्चन वुड बी कि वोल्टमीटर के बारे में कुछ बता दे और बोले कि एमीटर बनाने के लिए क्या शंट यूज करते हैं, है ना. हो गया ये डन. How much time we have? Half an hour? तो एक और चीज बता देता हूँ. Construction of पोटेंशियोमीटर. ओके. नाम से पता चल जाना चाहिए समथिंग टू डू विद पोटेंशियल. बेसिक यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर हम किसी चीज से पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं तो दिमाग लगा के उससे करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप पता है. ठीक है. तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है. वोल्टमीटर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इट विल ऑलवेज गिव यू some wrong reading. जैसे आप इसे सर्किट से लगाओगे it will draw some current from the circuit, so it will give you a incorrect reading. तो अगर बहुत sophisticated कोई डिवाइस है तो उसमें वोल्टमीटर का यूज करना would be wrong. जहाँ 1-2 मिली एम्पियर से भी कुछ फर्क पड़ रहा हो वर्किंग पर तो वोल्टमीटर might give you some problem. तो another device is potentiometer. It works on the principle कि जब इससे आप रीडिंग लोगे तो इट विल बी टेकिंग नो करंट फ्रॉम द सर्किट. मतलब इसकी रीडिंग तब आएगी जब गैल्वेनोमीटर बेसिकली कोई करंट उसमें से पास नहीं होगा. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. पोटेंशियोमीटर में
we use a wire ठीक है, वो काफी लेंथी हो सकता है, 1 मीटर या ऐसा कुछ नहीं है इसका, इट्स लेंथ इज टेकन एज L, ओके। और इस वायर को मैं कनेक्ट करता हूं एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से, ओके। साथ में मैं एक रेजिस्टेंस रखता हूं which is variable in its own nature, ठीक है। Don't worry about this symbol, this is basically a variable resistance, known variable resistance, ठीक है। तो ये this battery has EMF E0, कुछ क्वेश्चंस में इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होती है, कुछ में नहीं होती है, अगर होगी तो उसको ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रियोस्टैट हो गया R0, ठीक है। एंड दिस इज योर वायर, ठीक है, सिंपल मेटालिक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर रखी है से R, ओके। R नहीं, कुछ और लेते हैं इसको, ले सकते हैं R, और देख ले R, ठीक है, ओके। This resistance, this wire is connected between 2 points A and B. अगर right now this is the circuit, तो क्या होगा इस सर्किट में? There will be a current set up in the circuit, ठीक है। कितना करंट आएगा वो? I equals to, बोलो, E0 upon R0 plus R dash. Why not call it RAB? Okay. Okay, no confusion now. ये करंट सेटअप हो गया, ठीक है। Now this is the current in the circuit, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक VAB होगा वो पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट A एंड B, और इसकी वैल्यू आएगी VAB इज इक्वल्स टू, बोलो, I इंटू RAB, am I correct? ठीक है। This will be E0 RAB upon R0 plus RAB. Okay. Now we have a long wire जिसके अक्रॉस हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। इस वायर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। We will use this potential difference to calculate potential of other quantities. समझ रहे हो? ये तो आ गया potential difference। एक नया टर्म यहाँ पर यूज करेंगे हम K, which is VAB divided by its length। तो ये क्या हो गया? potential difference per unit length। इसको बोलते हैं potential gradient, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, इसके 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। नाउ इट्स फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक यूज इज टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। एक अननोन बैटरी है जिसका ईएमएफ है E, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी कुछ रेजिस्टेंस है R, मैंने इसको हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से ऐड कनेक्ट किया और लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर लिया, और गैल्वेनोमीटर को क्या किया, पूरे इस पर की के थ्रू मूव किया, कब तक? जब तक इसमें कोई करंट फ्लो होना जीरो ना हो जाए, समझ रहे हो? सो आई फाउंड आउट अ पॉइंट, सपोज यहाँ पर, ओके, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया जीरो। तो समझो इस बात को, अगर इस पॉइंट पर सपोज दिस लेंथ, ये हो गई x लेंथ, x लेंथ पर जाके यहाँ पर कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब A से लेके इस पॉइंट तक से x1
तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का भी होगा, क्योंकि यहां से पूरा किरचॉफ्स लॉ लगाए तो प्लस ई माइनस पोटेंशियल ऑफ AX1 माइनस IR, लेकिन I तो कितना है 0, शुड बी इक्वल टू 0। फिर से समझो, इस छोटे वाले सर्किट में किरचॉफ्स लूप लॉ लगाऊं तो प्लस ई माइनस पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A टू X माइनस I इंटू, इस सर्किट में मान लो करंट जा रहा था I इंटू स्मॉल r शुड बी इक्वल टू 0। आई हैव फाउंड अ पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है 0। उस पॉइंट पर क्या 0 हो जाएगा इन तीनों में से? दिस टर्म विल बी 0। तो अगर इसको 0 किया तो जब भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है उस टाइम पर E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड X होगा या नहीं होगा? समझ रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड X मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पता है, समझ रहे हो? पर सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसकी लेंथ x पता है। तो कैन आई राइट दिस एज E is equals to K into X? Why? Because this was potential difference per unit length and this was length of the wire. Basically what I am doing here is potential difference of AB divide by length of AB into length of AX. Total potential difference divide by total length into our length used should give you potential difference across A and X. समझ में आया या नहीं? तो EMF कैलकुलेट सिंपली K into X। ठीक है, इसको मैं X1 बोल देता हूँ। ठीक है, K into X1, क्योंकि X की और भी रीडिंग आ सकती है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? फिर से समझो, व्हाट वी डिड इनिशियली वाज, ये सब नहीं था। हमने एक सेटअप किया जिससे वायर में एक कांस्टेंट करंट मैंने ले लिया। उस कांस्टेंट करंट की वजह से वायर के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब उस पोटेंशियल डिफरेंस के एक पार्ट को मैंने यूज किया बैलेंस एन एक्सटर्नल बैटरी, टू बैलेंस अ एक्सटर्नल बैटरी। तो उस पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक्सटर्नल बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा या नहीं होगा? समझे? तो इसका मतलब अगर इस पार्ट की लेंथ पता चल जाए, पूरी लेंथ मुझे पता है और पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं, एक जिनमें आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट इज नॉट दैट टफ, ओके, और दूसरा जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले से गिवन होगा कि एक पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर उसके 30 सेंटीमीटर पर एक बैटरी बैलेंस हुई तो उस बैटरी का ईएमएफ कितना है? तो दैट इज 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर इनटू 30 सेंटीमीटर, इट विल गिव यू 150 वोल्ट्स। समझ में आया या नहीं? तो इफ एन एक्सटर्नल बैटरी, अ नोन ईएमएफ is balanced at a distance of x1, its EMF would be equal to kx1. Got it everyone? Write this down. ठीक है? How is this better? Because एक मिनट रुको, EMF कैलकुलेट करते टाइम उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। समझ रहे? तो इट विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू। गॉट इट? हाँ बोलो बेटा। सर हमने जो सेकंड बैटरी कनेक्ट की जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है, हाँ, तो जो इनिशियल स्ट्रॉन्ग बैटरी थी, हाँ, उस पार्ट को हमने डिस्कनेक्ट किया या नहीं डिस्कनेक्ट नहीं किया। इनिशियली जैसे ही ये बैटरी कनेक्ट करेंगे इट विल डिस्टर्ब द होल थिंग, वो पूरी चीज डिस्टर्ब कर देगी, यहाँ करंट ज्यादा हो जाएगा, ये सब कुछ। बट वी विल फाइंड अ पॉइंट वेयर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इफ वी आर सक्सेसफुल इन फाइंडिंग अ पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब इस बैटरी की वजह से अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब यू आर बैक टू द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन पॉइंट जहां पर सिर्फ यही करंट था। ठीक है? हाँ,
ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको आई नॉट लिख सकते हो। ओके, आई नॉट वाज करंट इन द ड्यू टू द इनिशियल बैटरी, और ये इसमें जो करंट है दिस इज आई। तो मैं वो पॉइंट फाइंड कर रहा हूं जहां पर आई क्या हो जा रहा है, 0, मतलब द सेम थिंग इज देयर। जब सिर्फ आई नॉट करंट फ्लो कर रहा था, इसमें करंट फ्लो करेगा और इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इधर ईएमएफ के पोटेंशियल के बराबर होता है। हाँ बोलो सर, हम जिस बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है, हाँ। उसका अगर ईएमएफ जो फिक्स्ड लेंथ है एबी, जो नीचे की बैटरी है, हाँ जिसका हमें कैलकुलेट करना है, हाँ उसका ईएमएफ अगर फिक्स्ड लेंथ एबी के पोटेंशियल ड्रॉप से ज्यादा रहा तो हाँ। हमें नल पॉइंट तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए जो एक्सटर्नल बैटरी हम यूज कर रहे हैं, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है, और तभी नल पॉइंट मिलेगा जब दिस ईएमएफ इज लोअर देन दिस ई नॉट। मोरओवर दिस ईएमएफ इज लोअर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी, क्योंकि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एल। हाँ, समझे बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट में कि द ईएमएफ दैट वी वांट टू मेजर इज लेस देन दिस ईएमएफ। ठीक है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये इसके क्लोज आता जा रहा है तो इसको 0 कर देंगे। 0 कर देंगे तो जो भी ई नॉट था वो पूरा का पूरा कहाँ मिल जाएगा, ए बी के अक्रॉस, बट स्टिल दिस हैज टू बी स्मॉलर देन ई नॉट, अदरवाइज द एक्सपेरिमेंट विल फेल। कुछ व्हीट स्टोन जैसा ही कर रहे हैं हम, बस उसमें रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहे थे, इसमें ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं। वायर के पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी के ईएमएफ के इक्वल कर रहे हैं। जब इक्वल हो जाएगा तो बैटरी से कोई करंट फ्लो करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपर करंट की वजह से वहां पर उतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। समझ रहा? बिकॉज आई नॉट के प्रेजेंस की वजह से ए एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी एक्सटर्नल ईएमएफ के इक्वल है, तो एक्सटर्नल बैटरी को कोई करंट फ्लो कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैटरी का ऑब्जेक्टिव होता है उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का। अगर वो पहले से ही उतना मेंटेन्ड है तो इट विल नॉट सेंड एनी मोर करंट इन द सर्किट। एक किरचॉफ्स लूप लॉ में एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक बैटरी की वजह से करंट फ्लो 0 आया था। देखना, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है किरचॉफ्स लूप लॉ का। ठीक है, रिवीजन में देखना कि 3 बैटरी लगाई थी, एक की वजह से करंट 0 आया था, क्योंकि बाकी 2 की वजह से ऑलरेडी इतना करंट मेंटेन था कि उसकी वजह से करंट की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर वही हो रहा है, एक्सटर्नल ईएमएफ की वजह से कोई करंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उतना करंट सेटअप है उस वायर। गॉट इट? ठीक है।